हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो रेलवे इंजीनियरिंग वाले पार्ट को ही प्रोसीड करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम बात करेंगे कोनिंग ऑफ व्हील्स के बारे में, है ना। लेक्चर नंबर 13 है, जिससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 12 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा। लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ब्रांचिंग ऑफ लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्पाइक्स के बारे में और चेयर एंड की के बारे में, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से जो कंटिन्यू अब चलेगा, ये पार्ट है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। किसका? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। ठीक है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही हैं, और इससे पहले जो भी बताया गया आपको सारा से, क्योंकि काफ़ी अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग से कवर होता है। तो यहाँ अगर पूरे आप रेलवे इंजीनियरिंग को अगर अच्छे से आप कवर कर लेते हो तो काफ़ी आप मार्क्स को गेन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, है ना। तो रेलवे इंजीनियरिंग पार्ट को हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 13 नंबर लेक्चर है। देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहला जो इसमें टर्म है, एक है इसमें कोनिंग ऑफ व्हील। ये पहले तो समझ लीजिए कि ये पार्ट है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। ये आपका टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ठीक है, अब इसके लगातार टॉपिक सभी सब टॉपिक सभी जितने भी सारे आएंगे सारे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के ही होंगे, है ना। और इसी को हमको ख़त्म करना है। और ये वाला पार्ट अगर हम ख़त्म कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला पार्ट, जिसमें अभी 6-7 लेक्चर इसमें कम से कम होगा। ठीक है, 7-8 लेक्चर, है ना, एक वीक का लेक्चर होगा। तो उसके बाद जाकर के आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन वाला ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस के बारे में, रेलवे मेंटेनेंस। उसके बाद आपका ये पूरा रेलवे इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में सब टॉपिक हमारा पहला है कोनिंग ऑफ व्हील। ठीक है, क्या है? कोनिंग ऑफ व्हील। इसी के साथ एक टर्म आता है टिल्टिंग ऑफ रेल, जो इसके आगे पढ़ना है। देखिए, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से क्लियर है कि जो भी यहाँ पे ट्रैक है या जो भी रेल का व्हील्स है, उसका किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसको कितना स्लोप दिया जाता है, किस तरीके से वहाँ पे लेड किया जाता है, ये सारा टर्म यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री की हम बात करते हैं तो उसका डायमेंशन से हम बात करते हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे 7-8 में, ज्योमेट्री वगैरह बनाने से मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन ज्योमेट्रिक बना रहे, इसका मतलब है कि या तो किसी आप एंगल की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर लेंथ की बात कर रहे हो, है ना, उसे ही कहा जाता है ज्योमेट्री, है ना। तो ज्योमेट्री आप लोगों ने सारे कोई ने बनाया होगा, जिसमें पर्टिकुलर लेंथ होता था, पर्टिकुलर विड्थ होता था, या फिर बोला जाता था कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल, कंस्ट्रक्ट सर्कल। तो आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड उसका डायमीटर होता था सर्कल बनाने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ज्योमेट्री कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हम बात करते हैं कि उसमें कितना स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा, कितना उसका स्टैंडर्ड स्लोप होगा या क्या होगा उसके लिए, तो वो सारा क्राइटेरिया यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले कोनिंग ऑफ व्हील का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आप ये समझिए कि होता क्या है। कोनिंग ऑफ व्हील मतलब होता है कि स्लोप प्रोवाइड करना 1/20, और किधर में? आउटवर्ड डायरेक्शन में। पहला तो ये समझिए कि कोनिंग ऑफ व्हील इज अ प्रोसेस टू प्रोवाइड आउटवर्ड स्लोप ऑफ 1/20, ओके, एट द ट्रेड ऑफ व्हील्स ऑफ रोलिंग स्टॉक, है ना। व्हील्स जो होता है, चक्का जो होता है, उसमें स्लोप प्रोवाइड करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोनिंग ऑफ व्हील। अगर सिंपल वर्ड में आपको बोला जाए कि कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, तो आप बोलिए कि ट्रेन का जो चक्का होता है ना, जो व्हील होता है ना, उसके व्हील में जो आउटर स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, उसी को कहा जाता है कोनिंग ऑफ व्हील। और ये कितना करते हैं एज पर इंडियन रेलवे? 1/20। ओके, पहला तो ये चीज़ आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। चलिए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है कोनिंग ऑफ व्हील। अगर अब कोनिंग ऑफ व्हील आपको समझ में आ गया है कि कोनिंग ऑफ व्हील होता क्या है, तो कैसे प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी चक्का होता है, रेल का जो व्हील होता है, उसमें 2 पार्ट होता है। ठीक है, फ्लेंज वाला पार्ट होता है, और जो आप रेल देखते हो उसमें वेव और फ्लेंज दोनों पार्ट होता है। आप लोग देखते थे ना, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि जो रेल होता है, रेल में वेव होता है, और वेव के साथ में क्या होता है? वेव के साथ में फ्लेंज होता है। ठीक उसी तरीके से जो चक्का होता है ना, चक्का में भी वेव और फ्लेंज होता है। ठीक है, जो चक्का होता है रेल का, उसमें भी वेव और फ्लेंज होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो व्हील आपको दिख रहा है, ये जो व्हील दिख रहा है, ये व्हील है ना। और व्हील किससे जुड़ा हुआ है? एक्सल के थ्रू। किसके थ्रू? एक्सल के थ्रू। एक्सल आप सभी समझते हो, एक्सल गाड़ी में भी होता है। 2 चक्का को ऐड करने के लिए यहाँ पे एक्सल का, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है,
ये जो एक्सल है, आप जानते हो कि रेल के अंदर में एक्सल क्योंकि काफ़ी ये होता है तो इसको ऐड किया जाता है एक्सल के थ्रू। तो ये जो ग्रीन पार्ट से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक्सल है। ये क्या है? एक्सल है। दो चक्का को एक्सल के द्वारा जुड़ा गया है। अब देखिए अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, व्हील का फ्लेंज वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, व्हील का फ्लेंज है। ये वाला पार्ट व्हील का क्या है? फ्लेंज है। अब देखिए इसी में जो है इसका आउटवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया गया है। इसी में इसे आउटवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया गया है। ये चाहे तो फ्लैट भी रह सकता था, बट मैं भी बताऊंगा कि फ्लैट क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं फ्लैट रखा जाता है। तो देखो यहाँ पे आउटवर्ड स्लोप यहाँ पे 1/20 प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे भी आउटवर्ड स्लोप है, यहाँ पे भी आउटवर्ड स्लोप, यहाँ पे भी आउटवर्ड स्लोप। ठीक है, तो यही जो आउटवर्ड स्लोप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड द कोनिंग ऑफ व्हील। इसे ही कहा गया है कोनिंग ऑफ व्हील। अब इसे हम समझेंगे टेक्निकली कि आखिर कोनिंग ऑफ व्हील क्यों ज़रूरी है रेल्स के अंदर में। ठीक है, देखिए ये चीज़ है। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए नीचे रेल है, रेल के ऊपर में ही रखा गया है। ठीक है, रेल के ऊपर में ही रखा गया है यहाँ पे व्हील्स को, और ऑफ कोर्स रेल के ऊपर ही व्हील रहेगा, है ना, आप सभी जान रहे हो। यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। दो क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला क्राइटेरिया है कि जब हमारा जो ट्रैक है वो स्ट्रेट हो। ट्रैक का दो कंडीशन आ सकता है, या तो ट्रैक हमारा स्ट्रेट हो सकता है, या तो अगर हमारा जो डायमेंशन है उसका अगर चेंज हो रहा है, जो डायरेक्शन है चेंज हो रहा है अगर हमारा रूट लेंथ का, तो वहाँ पे ट्रैक कर्व भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कर्व भी हो सकता है। तो दोनों केसेस के लिए हम देखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे जो बी दिखाया गया है ना, जो कैपिटल बी दिखाया गया है, वो बी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? बी जो डिनोट कर रहा है ना आपका, ये डिनोट कर रहा है व्हील फ्लेंज का जो विड्थ है उसको डिनोट कर रहा है, और जी डिनोट कर रहा है गेज डिस्टेंस को। ठीक है, गेज डिस्टेंस मतलब जो रेल का इनर साइड का डिस्टेंस है, रेल के इनर साइड के डिस्टेंस को गेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनर साइड का जो डिस्टेंस है ना रेल का, ये जो इनर साइड का डिस्टेंस है ये वाला और ये वाला, इसको गेज कहा गया है। तो देख रहे हैं ना, जी हमेशा बी से बड़ा होगा। गेज डिस्टेंस हमेशा गेज ऑफ द ट्रैक से, सॉरी गेज डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होगा, यानी गेज ऑफ ट्रैक जो हमेशा है आपका विड्थ ऑफ जो फ्लेंज है उससे बड़ा होगा। फिगर में भी देख रहे हैं ना, ये बी क्या है? छोटा है हमेशा जी से, यानी जी हमेशा बड़ा है बी से। ठीक है, पहला चीज़ तो यहाँ पे आप फिगर के थ्रू ये समझ गए कि व्हील का फ्लेंज है, ट्रेन है, ट्रेन के साथ में जो व्हील जुड़ा है उसका एक्सल होता है, और आउटवर्ड स्लोप प्रोवाइड करते हैं, इसको कोनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे ही समझ कहा जाता है कोनिंग ऑफ व्हील्स। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्या क्यों रखा जाता है? तो देखिए मैं आपको एक ज्योमेट्रिकली चीज़ बताता हूँ कि अगर ट्रेन का जो चक्का है, अगर ट्रेन का जो ये वेव वाला पार्ट है और वेव वाला पार्ट है और नीचे में फ्लेंज होता है, ठीक इस तरीके से, अगर ऊपर में अगर आपका जो चक्का है, एक और बनाने दीजिए हमें, है ना, एक और रेल बनाने दीजिए ऐसे, इस तरीके से, है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि अगर आपको मान लीजिए चक्का ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, देखिए 3D में फिगर है, थोड़ा सा समझाना इसको ये है, लेकिन आप समझ सकते हैं अगर आप समझेंगे तो। ये 3D फिगर है ना, ऐसे अगर मूव कर रहा है, आगे की ओर में मूव कर रहा है चक्का, और अगर हमारा ये भी फ्लैट हो और अगर हमारा ये दोनों चक्का भी फ्लैट हो और ये भी फ्लैट हो, मतलब दोनों जगह चक्का भी फ्लैट हो और उसका वेव वाला पार्ट भी फ्लैट हो, तो क्या जो ट्रेन है वो रेल पे मूव कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। वो हमेशा डिरेलमेंट हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? डिरेलमेंट हो जाएगा। मतलब जो ट्रेन है, ट्रेन का जो व्हील है पटरी से बाहर निकल जाएगा, बार बार पटरी से बाहर आ जाएगा, हमेशा एक्सीडेंट होगा। पहला तो बात है कि चलेगा ही नहीं, अगर चलेगा भी तो वहाँ पे डिरेल हो जाएगा। आप हमेशा सुनते हो ना कि डिरेलमेंट हो गया, डिरेलमेंट हो गया मतलब जो पटरी है, पटरी पर से चक्का जो है ना, अपना चक्का जो है अपने पटरी पर से यानी परमानेंट से बाहर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो इसी के लिए कोनिंग ऑफ व्हील किया जाता है, ताकि जो फ्लेंज है व्हील का वो अपने जो रेल है उसके साथ में क्या करे, उसके साथ में प्रॉपर अटैच रहे, है ना, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करे, उसके लिए किया जाता है कोनिंग ऑफ व्हील। इसी के कॉन्सेप्ट में आता है टिल्टिंग ऑफ रेल। ये बेसिकली अगला टॉपिक है, बट मैं इसी में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अभी समझ गए कि मैंने टिल्टिंग ऑफ जो कोनिंग ऑफ व्हील किया, ताकि कोन शेप में बना दिया। कोन शेप में बनाने के बाद में क्या हुआ कि जो व्हील है वो रेल के साथ में आसानी से अटैच हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया था, है ना। अब देखिए, चलिए टिल्टिंग ऑफ रेल आगे हम बात करते हैं ना, पहले भी ये समझ लीजिए कोनिंग ऑफ व्हील। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो इसी के लिए यहाँ पे देखिए, ये तो आपको नहीं हो पाएगा, तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप क्या करेंगे, वहाँ पे कोनिंग देंगे। तो कोनिंग इस तरीके से देंगे, है ना, इसी को कहा गया है कोनिंग ऑफ रेल, ताकि जो ये व्हील है ना अपने चक्का के साथ में पूरा अच्छे से जुड़ पाए। ठीक है, और जो हमारा ट्रेन का जो व्हील है आसानी से मूव कर सके रेल पे, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगी कि कोनिंग ऑफ रेल क्या होता है।
ठीक है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग बेसिकली थ्योरी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मैं समझाने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो ये सारा चीज़ें देखिए, द व्हील ऑफ द रेल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फ्लेंजेस, है ना। व्हील जो होता है उसमें फ्लेंज होता है विच आर प्रोवाइडेड ऑन दी इनर साइड ऑफ द रेल्स फॉर्मिंग द ट्रैक। रेल के इनर साइड्स में होता है ये। इससे क्या होता है, ये काम क्या करता है, ये स्लिपिंग से बचाता है, क्योंकि अगर आप कोनिंग नहीं प्रोवाइड करोगे तो जो चक्का है आपका रेल से आसानी से स्लिप हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है कि वो स्लिप नहीं होना चाहिए, तो ये प्रिवेंट करता है स्लिपिंग से। ठीक है, यहाँ तक भी आप लिखते हो, यहाँ तक लिखोगे। इसके बाद में आप लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द फ्लेंज इज केप्ट सम टाइम लेस, समटाइम समवॉट लेस। मैंने बताया था कि आपका जो बी है जी से छोटा होगा, है ना, यानी जो बिड्थ है वो गेज डिस्टेंस से छोटा होता है। ऊपर मैंने आपको फिगर से भी दिखाया था। ठीक है, देन द गेज डिस्टेंस सो टू प्रिवेंट रबिंग ऑफ फ्लेंजेस अगेंस्ट द इनर फेसेस ऑफ द रेल। मतलब जो फ्लेंज है वो इनर फेस ऑफ जो रेल है उसको क्या करेगा, रब नहीं करेगा, ताकि वेयर एंड टियर से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, काउजिंग वेयर एंड टियर ऑफ बोथ द रेल एज वेल एज द व्हील एज शोन इन फिगर। ठीक है, मतलब जो वेयर एंड टेयर है, यानी कि जो आपका अगर मान लो कि कोनिंग करते हो तो कोनिंग करने के बाद में ये जो पार्ट है ना इनर साइड, ये उसका वेयर एंड टेयर से बच जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी के लिए हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं क्या, कोनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ तक ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक लिख करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, मैं नोट्स नहीं बना पाता हूँ बिकॉज इसी के लिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, और वीडियो में आप कम समय में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट को सीख पाते हैं, है ना। अगर मैं लाइव क्लासेस में आऊँ तो थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, बच्चे भी बहुत सारे नहीं जुड़ पाते हैं। उसकी वजह से वीडियो बनाने का रीज़न यही है कि बच्चे को किसी भी समय में नेट मिले या कभी भी तो उस वीडियो को देख करके सीख पाए, है ना। तो मेरे साथ भी टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं नोट्स प्रॉपर वे में नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, और मैं सारे कंटेंट या टर्म जो भी है मैं उसको समझा करके आपको चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिख करके यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, इससे आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कोनिंग ऑफ व्हील्स में। इसके अलावा आपको यहाँ तक लिखने के बाद में फिगर्स को एक बार ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब यहाँ से ये भी टर्म लिखना जरूरी है, द कोनिंग ऑफ व्हील इज मेनली डन टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, है ना। ट्रेन का लेटरल मूवमेंट ना हो, इससे बचाने के लिए हम वहाँ पे कोनिंग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है ना। एडवांटेज क्या क्या है कोनिंग का। ठीक है, देखिए पहला एडवांटेज की अगर हम बात करें, ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक if the axle move towards the track rail, the diameter of the wheel rim over the rail increases, है ना, whereas it decreases over the opposite rail of the track due to the coning of wheels since both the wheels are to cover equal distance. ठीक है, कोनिंग ऑफ व्हील के कारण क्या होता है कि जो आपका आउटर व्हील है या इनर व्हील है दोनों इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, जिससे होता क्या है कि आपका जो ट्रैक पे जो भी आपका व्हील चल रहा है वो व्हील क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण उसका लेटरल मूवमेंट होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो पहला एडवांटेज ये है। और कर्व ट्रैक पे क्या होता है, कर्व ट्रैक पे क्या होता है कि देखते हो जैसे कि ट्रैक अगर कर्व होगा तो आउटर व्हील के पास में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है ना, इन द कंपैरिजन ऑफ इनर व्हील। ऐसे मान लो अगर आप बनाते हो तो आउटर वाला व्हील क्या होता है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, इन द कंपैरिजन ऑफ इनर व्हील, उसी के बारे में लिखा गया है। और क्या करता है, कोनिंग के कारण में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, ताकि जो हमारे ट्रेन का जो सीजी है मेंटेन रहे, इसलिए हम वहाँ पे कोनिंग ऑफ व्हील को प्रोवाइड करते हैं ऑन कवर ट्रैक, ऑन कर्व ट्रैक। ठीक है, किस ट्रैक पे, कर्व ट्रैक पे। दोनों ट्रैक पे यानी कि स्ट्रेट ट्रैक हो या कर्व ट्रैक हो, दोनों पे कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए, थोड़ा देर पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग जो टर्म मैंने बताया भी अब उसको समझिए, उसको रिकैप्चुलेट कीजिए मैंने क्या क्या बताया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। टिल्टिंग ऑफ रेल, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टिल्टिंग ऑफ रेल भी होता है। जिस तरीके से कोनिंग ऑफ व्हील में हम आउटवर्ड स्लो प्रोवाइड करते हैं, किस में, व्हील में। ठीक है, किस में प्रोवाइड करते हैं, आउटवर्ड स्लो, व्हील में। उसी तरीके से रेल में हम इनवर्ड स्लो प्रोवाइड करते हैं। कि क्या करते हैं, रेल में हम इनवर्ड स्लो प्रोवाइड करते हैं। आप ये देख रहे हो ना 1/20, तो देखो रेल का जो डायरेक्शन वर्टिकल है ये वाला है, और यहाँ से ये स्लो प्रोवाइड किया गया है 1/20। क्यों प्रोवाइड किया गया 1/20,
इसलिए कि अगर रेल फ्लैट होगा तो वहाँ पे जो चक्का है उसके साथ प्रॉपर वे में ग्रिप नहीं कर पाएगा और रेल का मूवमेंट होने की वजह से डिरेलमेंट का भी खतरा रहेगा अगर फ्लैट होगा तो। इसके लिए ही यहाँ पे क्या किया जाता है कि उसको इनवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया जाता है रेल में, ताकि जो है जो कोनिंग वाला पार्ट है वो आसानी से अटैच हो सके। और इसी का टर्म में किया जाता है एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। मैंने बहुत पहले एक चीज़ आपको बताया था, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। देखिए तीनों में, रेल में भी, रेल के चक्का में भी आउटवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया गया है, रेल के अंदर में इनवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया गया है और स्लीपर में भी इनवर्ड स्लोप प्रोवाइड किया गया है। देखिए स्लीपर ऐसा फ्लैट नहीं है, यहाँ पे आप देखिए स्लीपर क्या है, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, यानी कि ये स्लोप प्रोवाइड किया गया है ना, ताकि जो यहाँ पे रेल है और जो कोनिंग ऑफ व्हील जो किया गया है उसको बैलेंस कर सके स्लीपर, है ना। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कोनिंग ऑफ व्हील, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स प्लस टिल्टिंग ऑफ रेल, ये तीनों कर करके तब हमारा ट्रैक में जो है उसका मूवमेंट जो होता है व्हील का आसानी से हो पाता है, उसको सीजी को बैलेंस कर पाता है, ताकि जो हमारा डिरेलमेंट है वो डिरेलमेंट का खतरा कम रहे, कम से कम एक्सीडेंट रेलवे ट्रैक पे हो। ठीक है, यही सब सारी चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं होने के कारण हमारा जो ट्रेन का जो चक्का है वो पटरी से बाहर की ओर में, यानी रेल से बाहर की ओर में निकल जाता है। इसके कारण जो है काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसी को मेंटेनेंस करने के लिए मेंटेनेंस इंजीनियर भी होता है, जो कि प्रॉपर रेल ट्रैक का मेंटेन करता है ना, प्रॉपर वे में इसका इंस्पेक्शन होता है। तो उसी को कहा जाता है टिल्टिंग ऑफ रेल। तो इसमें क्या किया जाता है, इनवर्ड स्लो प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड टिल्टिंग ऑफ रेल। सबसे पहले आप समझिए कि क्या होता है इनवर्ड स्लो। ठीक है, जो मेन टर्म है ना उसको ज़्यादा हाईलाइट करना है। ठीक है, इनवर्ड स्लो प्रोवाइड करना रेल को, उसी को कहा जाता है टिल्टिंग ऑफ रेल। ठीक है, आई होप कि आपको टिल्टिंग ऑफ रेल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल फिगर से मैं बताता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, द वे ऑफ प्लेसिंग द रेल ऑफ अ ट्रैक एट एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/20 इज टर्म्ड एज अ टिल्टिंग ऑफ क्या रेल। इन केस द रेल आर प्लेस्ड इन द वर्टिकल पोजिशन, द टॉप surface or head of the rail with not come in full contact with the tread of the wheel of the train due to the coning, and the pressure of the wheel will always be exerted near the inner edge of the rails. Thus the rail will wear out sharply. To avoid the sharp wear and to make head or top of the rail in full contact and thereby reducing the wear of the rail, in this way these are placed at inward slope of 1/20 which is termed as a tilting of rail. मतलब यही है कि अगर आप रेल को जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जस्ट, रेल को अगर आप फ्लैट छोड़ दोगे तो जो चक्का है आपका पूरे कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। किसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा? आपके रेल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। जैसे ही कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा उसके कारण से ये एक्स्ट्रा प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो इनर वाला पार्ट है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण जो इनर वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और वहाँ से रन आउट हो जाएगा। रन आउट मतलब टूट करके बाहर निकल जाएगा, जिससे वहाँ पे डिरेलमेंट का खतरा रहेगा और वहाँ पे रेल जो है आप जो व्हील है आपका पटरी से बाहर की ओर में निकल जाएगा। तो उसी को कहा जाता है डिरेलमेंट। ठीक है, उसी से बचाने के लिए हम वहाँ पे करते हैं टिल्टिंग ऑफ रेल। ओके, सो टिल्टिंग ऑफ रेल एंड कोनिंग ऑफ व्हील्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लिए। एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हर एक जगह पे पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ में टर्म बताया था मैंने एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। तीनों को मिला दें तब बन जाता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यानी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का। यानी कि क्या क्या हो गया, पहले मैंने आपको बताया था व्हाट, कोनिंग ऑफ व्हील, कोनिंग ऑफ व्हील। दूसरा मैंने बताया आपको टिल्टिंग ऑफ रेल। तीसरा बताया था एडजिंग ऑफ स्लीपर, जो कि पहले ही बताया था हमने। क्या? एडजिंग ऑफ स्लीपर। ये तीनों इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों मिल करके ही हमारा ट्रैक में ज्योमेट्रिक प्रोवाइड करता है, यानी प्रॉपर वे में मूवमेंट के लिए ट्रेन को ये तीनों जरूरी है। ठीक है, देखिए द मेन पर्पस ऑफ टिल्टिंग ऑफ रेल क्या क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ उसको, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो मेन पर्पस है पहला, इट द गेज कैन बी मेंटेन इजीली। जो गेज डिस्टेंस होता है आसानी से मेंटेन हो जाता है। ड्यू टू दिस वेयर ऑफ हेड ऑफ द रेल इज यूनिफॉर्म। मतलब जो आपका हेड है रेल का, उसका जो अगर वेयर भी होगा, मतलब उसमें से अगर कम भी होता है उसका स्टिल तो सारी जगह पर यूनिफॉर्मली होगा। द टिल्टिंग ऑफ रेल इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ स्लीपर एज वेल एज द रेल।
यानी टिल्टिंग के कारण जो स्लीपर का लाइफ है वो बढ़ जाता है और रेल का भी लाइफ क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट टिल्टिंग ऑफ रेल का। अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेडियंट। क्या है? ग्रेडियंट। क्या नाम है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है कि जो भी आप राइज या फॉल करते हैं, ठीक है, अलोंग द अलाइनमेंट, उसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। मतलब ऊंचा होना या नीचा होना, राइज करना या फिर फॉल करना, उसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। द रेट ऑफ राइज और फॉल, पहला तो टर्म याद है कि ग्रेडियंट क्या होता है, द रेट ऑफ राइज और फॉल प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेलवे ट्रैक अलोंग द अलाइनमेंट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप लोगों ने सर्वेइंग में भी पढ़ा होगा। ग्रेडियंट मतलब होता है कि आप अपने जो ओरिजिनल लेवल है उससे कितना हाइट पे जा रहे हो या कितना लो जा रहे हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। तो कैसे होगा? देखो ये फॉर्मेशन लेवल है, ये जो इंक्लाइन, ये तो पहले देखो ये डॉटेड दिखाया गया है नीचे में, और ये जो इंक्लाइन लाइन दिखाया गया है ना, ये अप ग्रेडियंट है। क्या है? ऊपर की ओर में जा रहा है ना, तो अप ग्रेडियंट। ये एक्चुअली में क्या है कि ये जो आपका दिखाया गया ये फॉर्मेशन लेवल से दिखाया गया है, और फॉर्मेशन लेवल में दो चीज़ हो गया, या तो आप उसके ऊपर जाना चाहते हो या उसके नीचे आना चाहते हो, है ना। या तो आप उसके ऊपर जाओगे, ऐसे कर्व बनाओगे ऊपर में, या तो फिर इस पर डाउन में आओगे, है ना। तो नीचे जो आएगा उसको फॉलिंग ग्रेडियंट कहा जाएगा, ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा? राइजिंग ग्रेडियंट कहा जाएगा। अगर अपने फॉर्मेशन लेवल से आप ऊपर जा रहे हो तो उसको कहा जाएगा राइजिंग ग्रेडियंट, अगर नीचे आ रहा हो तो उसको कहा जाएगा फॉलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं, तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। ग्रेडियंट और ग्रेड इज द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप प्रोवाइडेड टू द ट्रैक एंड इट इज द रेशियो ऑफ राइज और फॉल टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। कितना राइज और फॉल हो रहा है, यानी इतना राइज हुआ डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। ठीक है। Therefore, if the formation level of the track ascent or descent 1 meter and 50 meter horizontal length, its gradient is 1 in 50। मतलब 1 मीटर इन 50 मीटर हॉरिजॉन्टल है, तो मान लो कि 1 मीटर 50 मीटर जा रहे हो तो 1 मीटर ऊपर जा रहे हो, तो क्या हो गया कि 1 मीटर आप राइज कर रहे हो 50 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो इसका ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? 1 in 50। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.02 इंटू 100, यानी 2%। बात समझ लो क्या कह रहे हैं? 50 मीटर अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो 1 मीटर हम ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? 1/50, यानी कि जितना हाइट आपने राइज किया डिवाइड में जितना टोटल लेंथ आपका, तो हाइट 1 मीटर राइज किया और 50 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चले, तो 1/50 यानी 0.02। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2%। ठीक है। अगर फॉल किया उसी तरीके से मान लो आप 50 मीटर ऐसे गए और 1 मीटर डाउन चले गए, क्या गए? 50 मीटर हॉरिजॉन्टल गए तो 1 मीटर डाउन चले गए, तो भी ग्रेडियंट हो जाएगा 1/50, यानी कि 0.02, यानी कि हो जाएगा 2%। बट ये क्या किया आपने? फॉल किया, तो ये हो जाएगा आपका फॉलिंग ग्रेडियंट। बात समझ में आ गया? राइजिंग मतलब अपने लेवल से ऊपर जाना और फॉलिंग मतलब अपने लेवल से नीचे आना, उसको फॉलिंग ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है। कैसे निकालते हैं? जितना आपने राइज किया या जितना आपने फॉल किया डिवाइड बाई में टोटल लेंथ, उसी को कहा जाता है ग्रेडियंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या जरूरत है ग्रेडियंट का? रेलवे में ग्रेडियंट का क्यों जरूरी है? ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे। तो देखो रेलवे में ग्रेडियंट डिफरेंट टाइप के प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रेडियंट है रूलिंग ग्रेडियंट और मैक्सिमम ग्रेडियंट जिसको कहा जाता है। दूसरा है मोमेंटम ग्रेडियंट, तीसरा है पुशर ग्रेडियंट, चौथा है एक्चुअली में ये पुशर ग्रेडियंट है। ठीक है। चौथा है स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट। ठीक है। चारों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो ग्रेडियंट प्रोवाइड किए जाते हैं रेलवे में, ये 4 टाइप के एग्जामिनेशन में आते हैं। What is the different type of gradient which is provided in the railway track? So first one is a ruling or maximum gradient, second one is a momentum gradient, third one is a push gradient, fourth one is a station and yard gradient. देखिए सबसे पहले रूलिंग ग्रेडियंट देख लेते हैं हम लोग, है ना। द परमिसिबल ग्रेडियंट जनरली प्रोवाइडेड इन रेलवे ट्रैक इज कॉल्ड अ रूलिंग ग्रेडियंट। जो परमिसिबल जितना ग्रेडियंट परमिट करना है उसी को कहा जाता है रूलिंग ग्रेडियंट।
Actually, this maximum permissible gradient to which a railway track may be laid in a particular section. Ruling gradient depend upon the power of the locomotive which shall be able to pull up the train load along the gradient. देखिए ये क्या होता है कि मान लो कि ट्रेन है, हमारा ट्रेन मूव कर रहा है, तो ट्रेन या कोई भी चीज़ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपका मान लो कि राइजिंग स्लोप है, अगर ऐसा स्लोप है, ठीक है, यही स्लोप है आपका, थीटा है, तो देखो ये जो एच है आपका और ये टोटल लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। तो यही ग्रेडियंट है आपका h/l। तो देखो ये जो राइजिंग ग्रेडियंट जो है, अब आपने जो लोकोमोटिव दिया है, यानी लोकोमोटिव मतलब जो ट्रेन का जो इंजन होता है उसको लोकोमोटिव कहा जाता है। तो अब लोकोमोटिव को ट्रेन को खींचने के लिए, मान लो पीछे ट्रेन है और मान लो कि यहाँ पे राइजिंग ग्रेडियंट आ गया, तो इसको खींचने के लिए एक्स्ट्रा पुल लगाना पड़ेगा। देखते हो ना, कहीं कहीं पे इंजन में, कहीं कहीं देखना कि अब एक ही इंजन से पूरा ट्रेन चलता है, कहीं कहीं पे दो दो इंजन या तीन तीन इंजन को आगे में अटैच किया जाता है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट? इसका रीज़न ये है कि जितना ट्रेन का जो लोड है उसको खींचने के लिए एक लोकोमोटिव सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हम एक और लोकोमोटिव को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दो लोकोमोटिव को ले करके तब हम चल रहे हैं आगे की ओर में, ठीक है। तो जिस टाइप का ग्रेडियंट है, मान लो कि ग्रेडियंट वहाँ पे, ग्रेडियंट मतलब होता है राइज और फॉल, ठीक है। तो मान लो राइजिंग ग्रेडियंट है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लोकोमोटिव से जितना आपको इफर्ट चाहिए, जितना आपको एनर्जी चाहिए खींचने के लिए पूरे ट्रेन को, लोड को, उतना आपको नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए एक और लोकोमोटिव को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो उसी ही कहा जाता है रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। ये डिपेंड करेगा पावर ऑफ लोकोमोटिव्स पे कि लोकोमोटिव का पावर कितना। मान लो कि एक ही लोकोमोटिव है, एक ही इंजन है, बस उसके पास सफिशिएंट एनर्जी है उसको खींचने के लिए, ठीक है। तो वो हो सकता है कि उसको खींच सकता है, लेकिन कहीं कहीं देखते हो कि दो इंजन होता है, कहीं कहीं एक भी इंजन से काम चलता है, कहीं कहीं पीछे से भी इंजन लगाया जाता है ना। मान लो ट्रेन है, ट्रेन के पीछे से भी वहाँ पे इंजन को वहाँ पे पुटअप किया जाता है। तो वो भी क्या होता है, एक वहाँ पे भी आपका वो ग्रेडियंट के कारण ही, मतलब ग्रेडियंट स्टीप है तो उसके लिए यहाँ पीछे से एक इंजन लगाकर उसको पुश किया जाता है ताकि वो जो ट्रेन है आसानी से आगे की ओर में मूव कर सके, ठीक है। तो ये कहलाता है रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये चीज़ याद रखना है कि 100 इन 150 हिली रीजन्स में और प्लेन में 1 इन 150 टू 1 इन 200 ये प्रोवाइड किया जाता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको लिखना कहाँ तक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले तो ऊपर सारा लिखना है, ये फिगर्स बना लेने हैं सारे, उसके बाद में और आपको कुछ करना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपको ये वाला पार्ट आपको लिख लेना है, ये वाला पार्ट आपको लिख लेना है कि इंडिया में कितना प्रोवाइड किया जाता है। बस इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है पहले वाले पार्ट में, ठीक है। हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट सेकेंड है। मोमेंटम ग्रेडियंट क्या होता है, तो मोमेंटम ग्रेडियंट देखो क्या होता है। मोमेंटम ग्रेडियंट मतलब मान लो कि कहीं आप जा रहे हो और रास्ता में यहाँ पे अगर ऐसे आ गया, वैली आ गया, ठीक है। वैली के बाद में फिर से ऐसे राइजिंग ग्रेडियंट आ गया, ऐसे राइज कर गया, तो क्या होता है कि जो आपका इंजन है या जो भी गाड़ी है उसके पास में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होता है। मान लो कि यहाँ पे गाड़ी है और गाड़ी ऐसे मूव कर रहा है नीचे में, है ना, यहाँ पे वैली में, ये क्या है, वैली कर रहा है, यहाँ पे वैली है और यहाँ पे क्या है, समिट है। आपने हाईवे में, सॉरी हाईवे तो अभी आप लोग नहीं पढ़े हो शायद, ये समिट है, क्या है, समिट है। तो वैली से समिट में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके मोमेंटम के कारण ही उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जिससे वो नीचे को मूव कर जाएगा। और उसके यहाँ तक मूव करने के बाद उसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगा जिससे क्या होगा, वो आगे की ओर में भी बढ़ जाएगा उसी वाले एनर्जी से। आपने कभी साइकिल चलाया वो देखा होगा कि कहीं पे वैली आ रहा है तो नीचे आसानी से चल जाता, फिर वो उसी वाले एनर्जी से आप ऊपर वाले पार्ट में भी प्रोसीड कर जाते हो। तो सेम चीज़ें इंजन के साथ में भी है, सेम चीज़ें और भी व्हीकल्स के साथ में है। तो क्या होता है, इसे ही कहा जाता है मोमेंटम ग्रेडियंट। ड्यू टू दी मोमेंटम के कारण कितना ग्रेडियंट उसको मिल पा रहा है, ठीक है, उसको मोमेंटम ग्रेडियंट कहते हैं। वही सारी चीज़ें लिखी गई यहाँ पे, एक बार मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। The rising gradient on which moving train takes the advantage of the preceding falling gradient, ठीक है। In developing the moment and kinetic energy for its negotiation is called as a momentum gradient, जो मैंने अभी आपको बताया। In Valley, a falling gradient is generally followed by a rising gradient, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि falling gradient कैसे rising gradient से फॉलो कर रहा है, ठीक है। A train requires sufficient momentum while moving down the falling gradient. This momentum, क्योंकि इसके पास sufficient momentum होता है और इसी momentum से क्या होता है, वो आगे की ओर में भी मूव कर जाता है, वही लिखा हुआ है।
एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू द मूविंग ट्रेन विच इनेबल टू ट्रेन टू नेगोशिएट अ स्टीपर ग्रेडियंट। क्योंकि अब इसके बाद में स्टीपर ग्रेडियंट आ गया तो इसको भी इसी एनर्जी से, इसी वाले मोमेंटम की एनर्जी से इसको आगे भी नेगोशिएट कर जाता है, उसी को कहा जाता है मोमेंटम ग्रेडियंट। आई होप कि मोमेंटम ग्रेडियंट का भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कहाँ तक है, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है इसमें। ठीक है, बस उतना, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ ये लिख देना है, देयरफॉर मोमेंटम ग्रेडियंट कैन बी स्टीपर, यहाँ स्लीपर नहीं है स्टूडेंट, स्टीपर है, दैन द रूलिंग ग्रेडियंट। बस इतना तक आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद छोड़ देना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आते हैं पुशर ग्रेडियंट में। The gradient which require one or more additional locomotive for pulling the train up the track is called pusher gradient. This gradient always is steeper than the ruling gradient. In mountainous region, this type of gradient is very important on track in order to avoid heavy cutting through rock and to reduce the route length. ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल दिया गया भोराट पुणे और मुंबई के बीच में और दार्जिलिंग ट्रैक, यहाँ पे इस टाइप का ग्रेडियंट प्रोवाइड किया गया पुशर ग्रेडियंट। ठीक है, आप पढ़ने के लिए पढ़ सकते हैं, उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पुशर ग्रेडियंट मतलब कि पुश एक, आप मैंने बताया था ना कि ट्रेन का एक, मान लो बीच में ट्रेन है, बहुत सारा ट्रेन है, आगे में एक इंजन लगा दिया गया है, यहाँ पे एक इंजन लोकोमोटिव यहाँ पे है और पीछे से भी पुश करने के लिए इसको एक लोकोमोटिव यहाँ से भी लगाया गया है। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं इसको कहा जाता है पुशर ग्रेडियंट। ठीक है, जनरली ये माउंटेनियस रीजन्स में वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो स्टेशन एंड यार्ड ग्रेडियंट। स्टेशन एंड यार्ड ग्रेडियंट क्या होता है, देखो स्टेशन और यार्ड में मान लो कि आपका जो ट्रैक है पूरा एकदम स्टिप रहेगा, मतलब पूरा फ्लैट रहेगा, तो कोई भी बारिश, मान लो बारिश हो रही है, रेनी सीजन है या पानी किसी भी वजह से आ रहा है ट्रैक पे, तो उसको ड्रेन होने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं ना ग्रेडियंट, उसी को कहा जाता है स्टेशन एंड यार्ड ग्रेडियंट। ठीक है, फॉर ड्रेनेज पर्पस, है ना। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आप छत पे रहते हो अपना घर पे, छत को बिल्कुल फ्लैट नहीं रखा जाता है, छत को थोड़ा सा ये किया जाता है किनारे से, ताकि जो भी पानी आ रहा है वो आसानी से ड्रेन आउट हो सके। या घर का जो फर्श बनाया जाता है वहाँ भी हम क्या करते हैं, जो पानी हो आसानी से ड्रेन हो सके उसके लिए भी वहाँ पे हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप हर जगह पे ग्रेडियंट के एग्जाम्पल देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रेडियंट प्रोवाइडेड इन स्टेशन यार्ड फॉर इजी ड्रेनेज इज कॉल्ड एज द स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट, सबसे कम ग्रेडियंट होता है। इसके अलावा इससे पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा है पुशर ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, इससे वो सारा ग्रेडियंट ज़्यादा होता है। तो मिनिमम ग्रेडियंट कौन सा हो गया, स्टेशन एंड यार्ड ग्रेडियंट। ठीक है, देखिए ये सब सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपको लिख लेना है, यहाँ तक, उसके बाद ये सब पार्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नहीं लिखिएगा ये सब चीज़, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारे यहाँ से यहाँ तक कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ नहीं लिखना है आप लोग को, ये सब टोटल नहीं लिखना है, कहीं भी नहीं, लास्ट तक लिखना नहीं है, सिर्फ लिखना है जहाँ जहाँ तक मैंने आपको बताया है, मार्क कर करके वहीं तक आपको फॉलोअप करना है। और आपका कॉन्सेप्ट तो आपको आई होप कि मिल ही गया होगा सारा का, और मैंने काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है कि ग्रेडियंट क्या होता है, कोनिंग ऑफ व्हील क्या होता है, टिल्टिंग ऑफ रेल क्या होता है, सारी चीज़ें आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सारे नोट्स को कंप्लीट भी कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ाई करें अपना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।